ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का बात करना है हम लोग को, सीबी, सी और सीसी। जो मैं यहाँ पे कॉमन एमिटर लिखा हूँ ये विदाउट आरई वाला है, ठीक है। आपको डिफरेंस पता है कॉमन एमिटर विथ आरई और विदाउट आरई के बीच में आरई का क्या इफेक्ट आता है, उसको भी पूरा हम लोग स्टडी कर डाले है ना, कौन कौन से पैरामीटर को इफेक्ट करता है, कौन कौन से पैरामीटर को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग जो कंपेरिजन कर रहे हैं ये सीबी, सी और सीसी में कर रहे हैं। जो यहाँ पे सी है ये विदाउट आरई है, जो यहाँ पे सीबी है विदाउट आरबी है, जो यहाँ पे सीसी है वो विदाउट आरसी है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर लिखता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए, इनपुट इंपिडेंस। इनपुट इंपिडेंस आप लोग मत नोट करना अभी। इनपुट इंपिडेंस आर आई, ठीक। सीबी के केस में क्या होता है, ये लो रहता है, लो रहता है, ठीक। एक्चुअली ये होता है लोवेस्ट, ठीक। सी के केस में क्या होता है, इनपुट इंपिडेंस मीडियम रहता है। सी के केस में क्या रहता है, मीडियम रहता है, या फिर आप हाई बोल सकते हो, ठीक। और इसको भी आप हाई बोल रहे हो। हाई क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सीबी के साथ वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, आरई लगा दिया आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, सी और सीसी में फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, है ना। उसके बाद फिर डिपेंडेंसी आ जाएगी लोड रेजिस्टेंस और बायस रेजिस्टेंस के बीच में इसका, लेकिन दोनों का इनपुट इंपिडेंस क्या होता है आपके लिए, हाई होता है, ठीक। अब मैं देता हूं आपके लिए आउटपुट इंपिडेंस। आउटपुट इंपिडेंस, ठीक। सीबी का आउटपुट इंपिडेंस बताओ, हाई होता है, इनफाइनाइट आया था हमारे लिए अभी, ठीक है, हाई होता है। सी का भी आपके लिए क्या होता है, हाई होता है। सीसी का लो होता है, सीसी का लो होता है ना, इनसे तो कम रहता है ना, कंपैरेटिवली कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए करंट गेन की। करंट गेन की बात करते हैं हम लोग। करंट गेन वाले केस में क्या होता है, सीबी का करंट गेन कितना होता है, यूनिटी होता है लगभग, लोएस्ट होता है ये, लोएस्ट भी होता है और यूनिटी भी होता है ना, लोएस्ट भी है ये और आपके लिए यूनिटी भी है, ठीक। इसका करंट गेन क्या होता है, मीडियम होता है, क्योंकि एच अभी रीजन पता है मेरे को एकदम अच्छे से, ठीक है। इसका 1 होता है, इसका एचएफई होता है, इसका 1 एचएफई होता है, तो इसका करंट गेन क्या हो गया, मीडियम, और इसका हो गया हाईएस्ट। एक बार लिखता हूं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन बताओ। कॉमन बेस में हाईएस्ट होता है, कॉमन बेस में क्या होता है, हाईएस्ट होता है ये। कॉमन एमीटर में मीडियम होता है, और कॉमन फैक्टर में तो 1 होता है और लोएस्ट भी होता है, ठीक है। तो लोएस्ट भी है और यूनिटी भी है, लोएस्ट भी है और ये यूनिटी भी है आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पे लोएस्ट भी हो गया और यूनिटी भी हो गया, ठीक है। ये 4 टर्म हम लोग हर जगह डिराइव किए, ये 4 के 4 टर्म तो हम लोग हर जगह लेके आए आपके लिए, ठीक है। एक मैं 4th टर्म लिखता हूँ, पावर गेन। 5th टर्म पावर गेन, पावर गेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। पावर गेन क्या होता है, देखो पावर गेन होता है आपके लिए करंट गेन और वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट, करंट गेन और वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट। तो आप करंट गेन देखो, आप एक कॉमन बेस की बात करो, यहाँ पे करंट गेन देखो और यहाँ पे एक वोल्टेज गेन देखो, तो ये एक लो नंबर है, एक हाई नंबर है, लो नंबर और हाई मिलकर एक मीडियम नंबर बन जाएगा आपके लिए, तो उसको मैं मीडियम बोल सकता हूँ आपके लिए, ठीक। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की बात करता हूँ। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एक मीडियम नंबर मल्टीप्लाइड बाय मीडियम नंबर हाई नंबर बनेगा, मीडियम नंबर मल्टीप्लाइड बाय मीडियम नंबर हाई नंबर बनेगा। सपोज करो जैसे कि ये 1 था, सॉरी ये 10 था, ये 1 था, 10 × 1 10, ये 7 था, ये 8 था, 8 × 7 56, तो ये हाई नंबर हो गया ना। दो मीडियम नंबर होने से प्रोडक्ट उनका हाई नंबर बन सकता है, ये हो गया आपके लिए हाई, और यहाँ पे भी इसको मैं मीडियम बोल सकता हूँ। कोई आपसे पावर गेन की बात करे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, AB × AI, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, पावर गेन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। फेज शिफ्ट की बात करते हैं, फेज शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक। फेज शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो फेज शिफ्ट कहाँ पे आता है, कॉमन एमीटर में लेके आए थे हम लोग फेज शिफ्ट 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री करंट गेन में निकाल के लिखे थे हम लोग, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक। ये हो गया फेज शिफ्ट का बात, ठीक। एक लिखो यहाँ पे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, ठीक। वैसे उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बैंडविड्थ का रिलेशन क्या होता है, लेकिन इसको एक्चुअली हम लोग डिराइव करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एम्पलीफायर में, जो आपके मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन बेस का बैंडविड्थ होता है हाईएस्ट,
ये होता है मीडियम और ये होता है आपके लिए लोवेस्ट, ठीक। लेकिन बाकी बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ का यूनिट होता है हर्ट्ज, बैंडविड्थ को इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाले पार्ट में, जो आपके मल्टी स्टेज में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आपको पूरा बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। तो कोई भी कंपैरिजन की बात करें आपसे, है ना, तो आपको इतना पूरा टेबल वहां पे ड्रॉ करना आना चाहिए। मैक्सिमम लोग 1 2 3 4 कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी लिखवा देता हूं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का हाईएस्ट होता है जब भी आपको पावर एम्पलीफाई करना होता है, आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज करते हो। जब आपको वोल्टेज एम्पलीफाई करना होता है तो आप कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज करते हो। जब आपको करंट एम्पलीफाई करना होता है तो फिर आप कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे क्वेश्चन करे कि कौन से कंडीशन में कौन सा एम्पलीफायर यूज करते हो, तो आपको अच्छा आइडिया रहे, परफेक्ट आंसर आप उसको कर पाओगे, है ना। बैंडविड्थ कैसे बनाना है, एप्लीकेशन, ठीक है। कॉमन बेस में लिखो, कॉमन बेस में लिखना, इट इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, it is used for high frequency application and also for impedance matching because of AI equal to 1 कॉमन एमिटर में लिखना, कॉमन एमिटर में इट इज यूज्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इट इज यूज्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इट इज यूज्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक। कॉमन एमिटर वाला इसको क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, इसको बफर की तरह यूज नहीं करते क्योंकि दोनों में इसका गेन की वैल्यू फाइनाइट है, ठीक। कॉमन कलेक्टर में लिखना, it is used for impedance matching, it is used for impedance matching because of unity voltage gain, it is used for impedance matching because of unity voltage gain, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको लिखना है जब भी आपके लिए कंपैरिजन आए, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर का 2 मार्क्स में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो 2 मार्क्स में भी आया हुआ है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 4 से ज्यादा कितने भी कॉलम वहां पे ड्रॉ करके बना सकते, ठीक है। तो एम्पलीफायर का जो पार्ट था हम लोग का, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के मॉडलिंग का जो पार्ट था, वो पूरा पार्ट हम लोग का खत्म हुआ। यहाँ पे हम लोग कॉमन एमिटर विद आ रही, विदाउट आ रही, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, सबका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट ऐसे सब कुछ कर डाले, ठीक है। जितना यहाँ पे जितना अभी तक कराया हूँ मैं आपको, इसमें से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके CSP2 में। केवल कॉमन एमिटर का पूछ सकता है, वो निकालने के लिए केवल कॉमन बेस का पूछ सकता है ना, कॉमन कलेक्टर का पूछ सकता है, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है।